Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शेयर बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सभी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Sensex and Nifty surged more than 2% during the holiday shortened week. Mid cap and small cap outperformed the Sensex. And Asian stocks climb after US equity indices hit record highs on a stimulus fueled economic recovery optimism. आर्थिक सुर्खियों में इस सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक की तेजी रही। छुट्टियों से भरे सप्ताह में मिड कैप और स्मॉल कैप का सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन और अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी से एशियाई बाजारों में भी रौनक का दौर। इस सप्ताह छुट्टियों के बावजूद शेयर बाजारों में तेजी का दौर रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। सोमवार को होली के कारण और आज गुड फ्राइडे के कारण बाजार में हालांकि अवकाश रहा। मार्च में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ रुपए की खबर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा $2 खरब 25 अरब डॉलर के निवेश की योजना से निवेशकों में उत्साह का माहौल बना। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों से घरेलू स्तर पर सेंसेक्स ने जहां 50,000 के स्तर को दोबारा प्राप्त किया, वहीं निफ्टी ने भी 14,800 के स्तर को छुआ। साप्ताहिक तौर पर सेंसेक्स 2.1% की कुल बढ़त से 1,021 अंक बढ़कर 50,030 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 2.5% की कुल बढ़त से 14,867 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर दर्ज हुआ। मिड कैप सूचकांक में जहां 2.8% और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 4% तेजी दर्ज हुई। शरद, बहुत दिनों के बाद शायद इस तरीके की बातों को देखा गया है कि कहीं न कहीं बाजार ने एक चौतरफा उत्साह का माहौल बना है, चाहे उसका कारण जीएसटी का संग्रह रहा हो, चाहे अमेरिकी शेयर बाजार की बात रही हो। वैश्विक बाजारों से भी सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं। सोमवार को बाजार में किसी शुरुआत मानते हैं आप? एक धमाकेदार शुरुआत मानते हैं, मजबूत शुरुआत की उम्मीद करते हैं, या कहीं न कहीं त्योहारों के बाद का जो जोश है वो अभी कायम रहेगा? देखिए, होता क्या है, जब बाजार छुट्टी के बाद जब दोबारा रिज्यूम करते हैं तो उस समय होता क्या है कि जब आप एक सिंगापुर में ट्रेडिंग होती है जिसको हम एचजीएस निफ्टी कहते हैं, तो वो एचजीएस निफ्टी जो है वो ट्रेड करने लगता है, वो अलाइन कर लेता है अपने ट्रेड को अमेरिकन बाजारों से। तो छुट्टी के बाद जब अगर अमेरिकन बाजार बढ़त के साथ खुलते हैं तो अमूमन देखा गया है, अगर कोई ऐसी बहुत बुरी खबर ना हो या बहुत ज्यादा अच्छी खबर ना हो तो बाजार उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मंडे को बाजार अमित तेजी में रह सकते हैं। अगर कोई वीकेंड पे ऐसी खबर आ गई, संडे को ऐसी खबर आ गई तो अलग बात है, पर अदरवाइज जिस तरीके से S&P इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर 4,000 को क्रॉस कर गया था बीते शुक्रवार को, तो मुझे लग रहा है कि बाजार तेजी में रह सकते हैं। इस बीच जीएसटी की खबर आई, जीएसटी की 1,24,000 करोड़ की कलेक्शन, जो कि 6 महीने में से लगातार 1 लाख करोड़ से ऊपर बनी हुई है। और सबसे बड़ा जो ट्रिगर था, मैं मानता हूं, जो 2.3 ट्रिलियन डॉलर का जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो घोषणा करी है इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज। अब इसमें हमारे श्रोताओं को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ये समझेंगे कि पहले भी एक पैकेज आया था, अभी हाल में आया था 1.9 ट्रिलियन का, अब ये दूसरा 2.3 ट्रिलियन का है। तो दोनों में मूलतः फर्क क्या है कि उसमें पैसे सीधे लोगों के, अमेरिकन के खाते में डाले गए थे। ये जो पैकेज है इसका इफेक्ट अगले 8 साल तक रहने वाला है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा, ये जॉब क्रिएशन पे फोकस करेगा, ये एमएसएमईज पे फोकस करेगा। तो इन पे फोकस करने की वजह से इसका जो हम लोग जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी खर्चा लेते हैं अमित, तो इसमें देखने वाली बात ये, 1 रुपया जो आप सड़क पे खर्च करते हैं, या अमेरिका में जैसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं, पुराने हो चुके हैं, अमेरिका 240 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, तो आप जब 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं तो उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो मुझे लग रहा है अमेरिकन मार्केट्स ने इस बात का बहुत स्वागत किया और उनको लगा कि ये जो खर्च होगा इससे अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स और अमेरिकन इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करेगी, जिसका की इफेक्ट बाकी की दुनिया पर पड़ेगा। हम लोग सब जानते हैं कि अंग्रेजी में हम लोग कहावत बोलते हैं कि इफ अमेरिका स्नीजेस वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। अमेरिका में छींक आती है तो दुनिया को जुकाम लग जाता है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी 22-23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और बहुत बड़ा पैसा वहां से चल के इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ आता है। तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी की हालत अच्छी होती है तो काफी हद तक इमर्जिंग इकोनॉमीज को उसका बेनिफिट मिलता है। यही सोचकर भारतीय बाजारों में
हमने रौनक देखी अभी बीते हुए जो सत्र था शेयर मार्केट का। और एक वजह मैं और बताना चाहूंगा जो कि हमारे श्रोता इंटरेस्टेड होंगे सुनने में, कि हम लोग 31 मार्च के बाद और 15 अप्रैल तक जो रिजल्ट सीजन है क्वार्टर 4 जो है, प्लस ईयर ऑन ईयर, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष की समाप्ति हुई 20-21 की, 21-22 की शुरुआत हुई, तो सब कंपनियां अपने अपने नतीजे घोषित करती हैं। और हमने देखा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो नतीजे आए, जितनी भी कंपनियों के आए, सब में बहुत बुयंसी थी, सब में दुगनी तीगनी गुना उनकी सेल बढ़ी। तो ऑटोमोबाइल में आने से ऑटो एंसिलरीज पे फर्क पड़ता है, ऑयल पे फर्क पड़ता है। तो मुझे लग रहा है इसको लेके भी जो बाजार के ट्रेडर्स थे और निवेशक थे वो काफी उत्साहित थे और उन्होंने बहुत ऑप्टिमिज्म दिखाया, उन्होंने बहुत आशावादी ढंग से सामान खरीदा है, शेयर्स खरीदे हैं, इस उम्मीद में कि कंपनी के रिजल्ट्स और भी अच्छे आने की उम्मीद है। पर मैं इसमें साथ में एक वर्ड ऑफ कॉशन ये जोड़ना चाहूंगा कि कोरोना के केसेस जिस प्रकार भारत में बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि 81,000 के करीब कल केसेस आए, जो कि जो स्पीड है बढ़ने की वो पहले से भी ज्यादा तेज है, उसमें म्यूटेंट्स भी हैं। तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये स्पीड बनी रही, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी जो चल रही है वो पूरी तरह से जो स्पीड है बढ़ने की उसको मैच नहीं कर रही है अभी। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है, प्राइवेट हाथों में भी दिया गया है, 45 साल से कम उम्र 45 साल से ऊपर के लोगों को अब दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल सब लगा रहे हैं, पर फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की 135 करोड़ की, कि उसमें एकदम से वैक्सीन लगा देना संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोरोना से निवेशकों को और ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई करेक्शन आता है इस डर से तो बहुत ज्यादा उत्साहित ना होकर, वॉलेटिलिटी मुझे लगता है बनी रहेगी, शेयर मार्केट ऊपर नीचे दिखता रहेगा। पर ओवरऑल अगर ये सेंटिमेंट बना रहा तो मुझे अगले आने वाले 10-1 दिन ओवरऑल मुझे बुलिश नजर आते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ नजर आता है। शरद, दो चीजों आपके सवालों, आपके इसी चर्चा से ही मैं निकाल कर लेकर आना चाहता हूं। आपने कहा कि अगर अमेरिका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा खर्च होता है तो सीधा सीधा फौरी एक दिमाग में सवाल यही आता, क्या इसमें भारतीय कंपनियों के लिए भी कोई संभावनाएं जगती हैं? पहली चीज। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि जो चौथी तिमाही थी भारतीय कंपनियों के लिए, उसमें ऑटोमोबाइल सहित बहुत सारे सेक्टर्स में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो क्या हम ये माने कि जब वो पूरा वार्षिक अपना प्रदर्शन घोषित करेंगे इस माह के अंत तक सारी कंपनियां लगभग, तो हमको उनकी पूरी बैलेंस शीट से कुछ और बेहतर मजबूत नतीजे देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ, आपने पहली बात जो पूछी कि क्या अमेरिका में जब बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा तो क्या उस खर्च का भारतीय कंपनियों को या भारतीय अर्थव्यवस्था को ओवरऑल लाभ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में पिछले 4-5 साल से जो चीनी कंपनियों की तरफ झुकाव था, पहले हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ले, अब हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ले, तो चीनी कंपनियों के प्रति उनका बहुत ज्यादा फ्रेंडली रवैया अब नहीं रहा है, बहुत ज्यादा रुख उनका नहीं रहा है। तो लाजमी बात है कि जो भारत को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा रहा था कि अब अगर चाइना नहीं तो फिर कौन, उसमें बाकी हम इकोनॉमीज है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पर भारत उसमें बहुत ऊंचे स्थान पर आता है। तो मुझे लग रहा है भारतीय चाहे आईटी कंपनीज हो, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, आईटी से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी संबंधित कंपनी है, मुझे लग रहा है उनके लिए बहुत बड़े अवसर खुल के आएंगे। और जो ही बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस अवसर को अपने हाथ से गंवाने नहीं देंगी, तो उसका लाभ मिलेगा। दूसरा आपने पूछा कि जो आपका सवाल मेरे दिमाग से निकल गया। मैं ये जानना चाहता था, जो चौथी तिमाही में भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, तो वार्षिक तौर पे भी क्या हम मान सकते हैं कि उनकी जो बैलेंस शीट है, तुलन पत्र है, वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति दिखाएगा कंपनियों की पूरे वार्षिक तौर पर? बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि अभी ट्रेडर्स और निवेशक दोनों इस उत्साह में है कि ये ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट आएंगे, 31 मार्च को रिजल्ट आएंगे, काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जबकि हमने देखा कि पहली तिमाही थी और दूसरी तिमाही थी वो करीब लॉकडाउन में बीती। उसके बाद हमने देखा कि तीसरी तिमाही से रिजल्ट बहुत अच्छे आने शुरू हुए, बल्कि कुछ कंपनीज को तो दूसरी तिमाही में ही हमको फर्क दिखना शुरू हो गया। तो इस चौथी तिमाही से और ज्यादा उम्मीद है। प्लस जो हमें एनुअल रिजल्ट, ठीक है, ईयर ऑन ईयर आपको पिछले साल के मुकाबले कुछ कंपनियों में शायद उतनी बढ़ोतरी या बराबरी ना दिखे, पर ज्यादातर मार्केट ये मान के चल रहा है कि जिस प्रकार की जीएसटी कलेक्शन हुई है, जिस प्रकार से परचेज मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई जिसको हम कहते हैं, और अगर ये हाल की हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोर सेक्टर्स की छोड़ दें तो पीछे की देखें तो ओवरऑल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओईसीडी के आंकड़े ले लीजिए आप, आईएमएफ के ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक के ले लीजिए, रिजर्व बैंक के ले लीजिए, वित्त मंत्रालय के ले लीजिए,
सभी ने भारत की आर्थिक ग्रोथ पर बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण रखा है, करीब करीब 10% से ऊपर लगभग सभी ने रखा है। तो मुझे लग रहा है इस बात को लेके जितने भी निवेशक हैं, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक हो, चाहे वो घरेलू संस्थागत निवेशक हो, चाहे वो रिटेलर्स हो, वो सभी के सभी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बुलिश है। तो यहाँ पर पैसा निरंतर FII का आता रहेगा, DII भी लगाते रहेंगे और ये मार्केट ऊपर की तरफ ही लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी, क्योंकि कोरोना को लेके अभी चिंता बनी हुई है, वो चिंता अभी गई नहीं है। अगर ये चिंता चली गई होती तो शायद मैं दिल खोल के कह सकता था कि मार्केट अब वन वे जाएगा, पर क्योंकि कोरोना को लेके चिंता है तो एक थोड़ा सा डाइकॉटमी खड़ा हो जाता है कि कुछ आपको फैक्टर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव दिख रहे हैं। तो इसीलिए निवेशकों को और ट्रेडर्स को जब भी डिप आए, जब भी मार्केट गिरे, उस समय एंटर करना चाहिए। चढ़ती हुई मार्केट में बहुत ध्यानपूर्वक सेलेक्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आंख बंद करके ऐसी मार्केट में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। Sharad, in this volatile market, we saw the metal index and the PSU bank index go up. Metal index went up by 5.4% and the PSU bank index went up by 2.6% trading on Thursday. That's yesterday. How do you see these two sectors performing on Monday when the market is open? Is there going to be profit booking? Yes, I'll first comment on PSU sector. We have been noticing that for last several weeks, there has been buoyancy in the public sector undertakings, public sector enterprises, even public sector bank shares. And the main reason is that government is on a very active mode of disinvestment and monetization of assets. So government, we remember Prime Minister's words that government has no business to be in business, which means government has clearly shown its intentions that the valuable PSUs, which has got very valuable assets, and they are into very, very useful businesses, they need to be divested and handed over to professional managers and to corporate groups who are interested in running it for profits in future. So I think keeping this in mind, most of the investors are now interested in taking PSU shares. So whenever we see, answering your question very specifically, whenever we see a correction in PSUs, you must have noticed if you see the trend, because we analyze, and I particularly analyze the charts very, very closely, both fundamentals and technicals. Every time there is a dip, we see buying in public sector undertakings. Whenever there is a correction, public sector undertaking shares do come down, but then after a week or two, we see they climb up again. So I think, yes, the profit bookings will come, but it will be grabbed with both hands. The investors which are looking for value picks, where the valuation is very, very attractive, I think they will like to. Second, you asked about the metal sector. Yes, the kind of buoyancy we are witnessing in the automobile sector, the kind of buoyancy we are witnessing in the steel sector, that is the reason why all the metal shares, whether in public sector domain or in private domain, continue to remain bullish. We are seeing some of the commodity markets, zinc, lead, you take any commodity, I think we have been noticing overall a bullish sentiment. So I think the demand for metals is going to be high, because there is a lot being spent across the world over infrastructure, from India to America. First, we saw India launching the India investment pipeline. Then we saw America making the announcement. So any infrastructure investment substantially requires metal. That is the reason why we are witnessing very, very bullish sentiment in metals. And I still have a feeling that metal shares in the long run is the place to remain invested, but the investors have to be careful. They have to choose shares with very strong balance sheets. They have to choose shares where the valuation is still low. I'll also like to give a very interesting piece of information. एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपकी बात के बीच में ही। आपने भी जिक्र किया कि मेटल क्षेत्र की बहुत ज्यादा डिमांड बनी रहने वाली, लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि कुछ कोर सेक्टर के जो मेटल्स थे, जैसे कि कॉपर है, स्टील है, इनके दामों में बहुत तेजी से उछाल आया था। कॉपर तो लगभग एक दोगुने स्तर पर आ चुका है और स्टील की कीमतों में भी तकरीबन 30 से 40% का बदलाव आया है। ऐसे दौर में अभी भी आपको लगता है कि ये सेक्टर जो है और जिस तरह से डिमांड है उसके बीच में कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य बना रह पाएगा और इतनी ऊंची कीमतों पर भी इनकी मांग में उतनी तेजी से बनी रहेगी? आपने बहुत पते की बात करी और यहीं पर मैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग कमोडिटी मार्केट से जुड़े होते हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहूंगा। संदेश ये देना चाहूंगा कि जब भी आप मेटल्स में या किसी भी सेक्टर में मूवमेंट देखते हैं तो उस मूवमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है स्पेकुलेटिव मूवमेंट, मतलब जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग आज सुबह लिया शाम को बेच दिया, अब लिया अगले हफ्ते बेच दिया,
जो लोग डिलीवरी नहीं लेते उनको सिर्फ कमोडिटी मार्केट में मुनाफा कमाना होता है, उसमें स्विंग ट्रेडर जिसको हम बोलते हैं। दूसरी डिमांड खड़ी होती है जो एक्चुअली डिमांड को डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड करते हैं। एमसीएक्स में आपको पता है कि आप अगर एक्सपायरी तक नहीं लेते तो आपको डिलीवरी उठानी पड़ती है। तो इन दो में आपको फर्क समझना आना चाहिए। जो आपने हाल में मेटल्स में ग्रोथ देखी वो उसमें से कुछ हद तक स्पेकुलेटिव थी। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि जब स्पेकुलेटिव होती है तो उसमें बीच बीच में आपको करेक्शन दिखाई देता है। पर मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मैं मध्यम अवधि से लेकर लंबी अवधि तक की बात कर रहा हूं। मैं स्पेकुलेटर्स की नहीं बात कर रहा था, मैं सिर्फ निवेशकों की और जिन लोगों का मेटल्स में विश्वास है कि आगे जाके इनके, देखिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेटल खानों से आते हैं, मतलब मेटल्स का जो भंडार है वो असीमित नहीं है। आप जितने भी मेटल्स ले लें, कॉपर ले लें, लेड ले लें, जिंक ले लें, ठीक है ये बड़ी मात्रा में इनकी खोज होती रहती है, पर फिर भी ये एक नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स से जो भी चीज जुड़ी होगी उसका भंडार सीमित होता है। तो लोगों को लगता है कि एक स्टेज के बाद ये मेटल शायद आगे इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे, तो उसकी मांग बढ़ती जाती है। तो मध्यम अवधि से लंबी अवधि तक, अब लंबी अवधि में मुझे लगता है कि मेटल्स निवेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर जो भी इसको ले वो जब डिप आए तब ले, जब करेक्शन आए तब ले, जब आपने बिल्कुल ठीक बात करी, जब इसमें उछाल आए उस समय इसमें घुसने का प्रयत्न न करें। अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए इसको करेक्शंस पे आप उठा सकते हैं। अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं, अगर आप शेयर्स के ट्रेडर हैं और आप मेटल के शेयर्स ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आप करेक्शन के अवसर ढूंढ के और आप एंट्री करिए। आप सीधा जिस टाइम वो पीक पर हो उस टाइम मत लीजिए, वरना आपको निराशा कुछ समय के लिए लग सकती है। ऐसे में हताश होकर इन्वेस्टर जो है वो जल्दबाजी में घाटे पर बेच देते हैं। तो उनके लिए मेरी सलाह यह है कि जैसे जैसे करेक्शन आए, और मैं तो बल्कि यहां तक रेकमेंड करूंगा, एक एसआईपी होता है सिप, अगर आप मेटल्स के शेयर्स में सिप भी करें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको खरीदते रहे अलग अलग प्राइसेस से, उसकी आपकी प्राइस की एवरेजिंग भी हो जाती है और उसको आप 6 महीने साल तक थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहे, आप देखेंगे कि 2 से 3 साल में आपको बहुत अच्छा इस पे रिटर्न मिलेगा। Sharad, for the month of March, we saw a total of 9 companies listing their IPOs in the primary market, but unfortunately, they are now listing below the discount price in the secondary market. What are the reasons? Is it a seasonal effect? And now that we have crossed the financial year into the new one, do you see a more buying interest in the initial public offers offered by MSME companies? Yes, we saw a bit of a miscellaneous kind of response. Some of the IPOs, I mean, because in our programs we normally do not name companies, but some of the IPOs, they were listed at a premium as well. Some of them were listed at 50, 60, 70% premium. See, there are two reasons. One reason is when the promoters, they file their red herring prospectus, probably the valuation which they want to put on their share is sometimes higher than the expectations of the market. And it so happens, it could be a bad coincidence for those promoters, that the day on which the listing happens, the day on which the stock gets listed and traded, the market sentiment is down. So that down sentiment has an effect. Secondly, the traders, there are research analysts, there are rating agencies who are constantly rating these IPOs, and they see whether the worth of this IPO is worth the price which is being traded. So when they find out that it is not, see, the word spreads in the market and they feel, no, this IPO is probably in excess of probably 20-30% of its price, it should be. So then we observe that it comes down. But then, in the long run, I think the prices settle down at the real value. Now, the real value is the value of the reputation of the promoters, the value of the product, the marketability of the product, the profitability of the company, the future of the sector, the future of the company, what kind of management the company runs. So we call these sectors as the fundamental factors. So eventually the price settles down around the fundamentals. And from there on, it becomes like any other share when buying and selling happens on the basis of futuristic factors, which means that how is the company going to do in future, how is the product doing, how is the overall sector doing. So that is why you see a kind of a mixed response. So I would say some promoters had a bit of a bad luck that they ran into a falling market, and on the day of listing, suddenly they found that their stock was down. Some are very lucky. Even if the valuations are high, the listing happens on a day when the sentiment is very high, and suddenly you find that the stock gets listed at a price which probably is even more than the issue price. So I think it's a mixed factors, and it is on the luck of the promoters. The day the listing happens, the dates are pre-decided. Once decided, promoters cannot change these dates. I cannot decide that, okay, let me not list it today, because today the market is down. When the issue is closed, there is a period under which it has to be listed. So I think it is a bit of a mixed scenario over there.
Sharad, briefly, power index also went up by 2.7%, apart from the metal index and the PSU bank index, which have been volatile and called beta stocks. Power went up by 2.7%. What were the reasons? Yeah. Is there short covering in the market? A bit of short covering, but again, I would say the demand for power, if you have noticed the data which was coming in the market for the last few weeks, rather months, I would say, one of the methods of diagnosing whether the economy is on the up or on the down is power consumption. And if you have noted the power consumption numbers over the last few weeks, the market analysts, including me, we found that the power demand was constantly on the up, which was also matching with the forecast made by IMF, World Bank about OECD, RBI, Government of India. We found that all these were predicting Indian economy to grow. Now, you cannot just take the words. You have to match. The forecast has to match with certain parameters. One of the important parameters is power demand. Now, once the power demand is on the up, especially the industrial power demand, so when you find that the power demand is on the up, we find that the investors' interest towards power shares increases. So we are noticing all the power shares. If you allow me, I can even name those shares, but because we don't name companies, if you want, I can name them. We found that these private players and government players, I can name some of the government companies like REC, there is Rural Electrification, there is Power Grid Corporation, Power Finance Corporation. These are Government of India undertakings. Even these companies have been noticing increased interest from not just Indian investors, but also from foreign investors because their valuations are very attractive. And having said that, I would like to mention a very interesting aspect for our listeners, that you would be surprised to know that even if the market has, from March last year to this, the market has almost doubled if we talk of Nifty terms. But even today, I have practically a list of every stock. 67% of the stocks, I say it again, 67% of the stocks are still trading at pre-2018 levels. So you can very well imagine that how attractive Indian markets are. Obviously, it is all subject to your being able to analyze the fundamentals and the technicals. But if you are an expert at analyzing, or if you've taken help of an expert, you can still find very valuable picks, not just in power sector, in metal, automobiles. शरद, फिर आपको बीच में मैं टोकूंगा. मेरा सवाल, आप मुझे सशंकित कह सकते हैं, आशंकित कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, जब हमारी जो उनके रॉ मटेरियल हैं, जो उनका कच्चा माल है, उसकी कीमतें भी इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो. हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में उनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं. ऐसे दौर में इन कंपनियों का भी, चाहे वो पावर सेक्टर ही क्यों ना हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या उस दौर में कायम रह पाएगी? ये जो शंका है वो कितनी जायज है? मैं आपकी शंका का पूरा सम्मान करता हूं और आपकी शंका बिल्कुल जायज है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावर है, चाहे कोल हो, कुछ भी आप ले लें, चाहे रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल हो, वो सब ऊपर गई है. और उसके बावजूद जिस रफ्तार से पावर की डिमांड बढ़ रही है अमित, वो डिमांड कहीं उस कॉस्ट को ओवरटेक कर रही है, ऐसा निवेशकों को लगता है. अब आपने जो बात कही उसमें बहुत दम है. दम इसलिए है क्योंकि जब इनके नतीजे निकल के आएंगे, जब हम बैलेंस शीट देखेंगे, खासकर मार्च 31 के बाद, जब पावर कंपनीज की या कोल कंपनीज की, जिसमें कोल इंडिया एक भारत सरकार का संस्थान है, हम जब उनके नंबर्स देखेंगे, मुझे लग रहा है तब वो निवेशक ज्यादा रैशनलाइज कर पाएंगे कि क्या हमारा सोचना कि पावर सेक्टर आगे में बूम करेगा, क्या वो ठीक है कि नहीं. इसमें एक बात और है अमित जो मैं जोड़ना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दे तो, कि जो ऑल्टरनेट पावर सोर्सेज है, जिसमें सोलर एनर्जी है, जिसमें आजकल हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, कस्टमरी जो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक वगैरह होती है या कोल से बनने वाली पावर होती है, जब हम इस सेक्टर की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसको लेके भी पावर सेक्टर को अपने आप को तैयार रखना चाहिए. अगर आज एक पावर कंपनी केवल कोल पर आधारित है तो मुझे लग रहा है उसको ये सोचना पड़ेगा कि कल को क्या वो सोलर एनर्जी का कंपटीशन या विंड एनर्जी का कंपटीशन फेस कर पाएगी. तो आपकी बात में बिल्कुल 100% दम है और मुझे लग रहा है कि जब नतीजे आएंगे तो आपकी बात का सम्मान करते हुए
वो प्राइसेस थोड़ी बहुत अलाइन अवश्य होंगी। चलिए चर्चा को जारी रखेंगे, नजर डाल लेते हैं तब तक एशियाई बाजारों का क्या हाल रहा। अमेरिका में कल शेयर बाजारों के रिकॉर्ड ऊंचाई का असर एशियाई बाजारों पर भी रहा और एशियाई बाजारों में तेजी का दौर रहा। हालांकि गुड फ्राइडे के कारण आज अधिकांश शेयर बाजारों में अवकाश रहा। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में तेजी का दौर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 2 खरब 25 अरब डॉलर के निवेश योजना से निवेशकों में उत्साह रहा। जापान का निक्केई 1.6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुआ। Moving on to the US market, the S&P 500 hit the 4,000 mark for the first time yesterday, supported by gains in technology shares and optimism about a pickup in global economic activity. 7 out of the 11 major S&P 500 sectors rose, with technology, communication services and energy gaining more than 1%. Hope of fast recovery supported by vaccination and $2.25 trillion government support boosted investor sentiment. A fast vaccination drive and a massive fiscal stimulus are also expected to drive a recovery in the labor market. The Dow Jones Industrial Average gained 0.5%, the S&P 500 surged 1.2%, and the Nasdaq Composite Index logged a robust gains of 1.8%. Sharad, very briefly, how do you see this U.S. announcement in terms of the stimulus package? You spoke about the 8-year period by which the U.S. economy will benefit from this kind of expenditure, benefit the exporters to this market like China and India. And the war of words with China, how does that affect China? And how does it affect India with the business diverted to India? I think any infrastructure spend in America, I feel, will have a cascading effect in a beneficial manner for emerging economies like India, because after the Chinese embargoes, or I would say American embargoes on Chinese companies and vice versa, I think we've all been noticing a cold trade war going on between the two biggest economies of the world. So I think the benefactors or the beneficiaries, shall I say, of this particular trade cold war would be India without a problem. And the infrastructure spends, if we look at the breakup of infrastructure spends of the 2.3 trillion, a major part is infrastructure. The second part goes to the care, which is it is still focusing on healthcare. Then the third and the important aspect is job creation, because America is very, very worried about job creation. The kind of money which has been deposited into people's bank accounts and the jobless claims which have been filed in America, I think have really hassled the American administration. And they want to avoid this situation in the long run, that people should be able to naturally get their jobs. The economy should grow in a manner that everybody gets a job. And I think as far as the Indian companies are concerned, they will definitely be beneficiaries. But I still see, as Arjun, a bit of a dichotomy in the American markets, because on one side, the jobless claims are still on the rise. They haven't really been in a very satisfactory position. On the other side, the bond yields in the US, which had touched 1.7, the 10-year bond yields, I think that is bothering the market, because the money is moving from stock market. It doesn't take very long for money to be switched from stock markets to the bond market. So I think bond market and the excessive liquidity which has been pumped into American economy still remains a matter of concern. On the contrary, the stimulus package gives some positive vibes to the market. So there is a bit of a dichotomy there, which is why we keep noticing, even in we take S&P, we take Dow, we take Nasdaq. You will see all three nowadays very rarely move in one direction. If you have noticed, and if our listeners also who follow the American markets closely, they notice, why are we noticing that S&P goes up, Nasdaq goes up, शरद, हमारे पास समय की बाध्यता है, तो आपको अपनी चर्चा थोड़ी सी संक्षेप में करके यहीं समाप्त करनी होगी। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अमेरिकन मार्केट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते दिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी डाइकोटमी, परस्पर विरोधी फैक्टर्स चल रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद। और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Sensex and Nifty surged more than 2% during the holiday-shortened week. Mid-cap and small-cap performed better than the Sensex. And Asian stocks climb after U.S. equity indices hit record highs on a stimulus-fueled economic recovery optimism. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.